थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट हो जाएगा स्पीड में। ये सारा टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है। मार्क्स डिपेंड अपन बोर्ड, ए सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड या कोई स्टेट बोर्ड, तो उस हिसाब से चैप्टर का मार्क्स वेरी करेगा। 5 से 8 मार्क्स, 10 मार्क्स तक भी हो सकता है। ऐसा तो दिक्कत। नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम का कोई खास बड़ा संबंध नहीं है अपने में, बट फिर भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स that focus on how general economics, market, and different system that operate on large scale behave. मैक्रो का मतलब ही होता है एग्रीगेट या फिर लार्ज, जो कि आया कहां से? ग्रीक वर्ड से आया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह। ये पूरे मार्केट के बारे में बात करता है, पूरा मार्केट का बिहेवियर देखता है। ठीक है, अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो कि स्टडी करता है हाउ ओवरऑल इकोनॉमिक बिहेव। ओवरऑल मतलब एग्रीगेट, पूरा का पूरा मार्केट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने को हम लोग को मिल जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? टॉपिक लाइक इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम। आज का हम लोग का टारगेट ही क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर हम लोग को जीडीपी, ठीक है, और चेंज इन एम्प्लॉयमेंट जैसा टॉपिक पढ़ने को मिलता है मैक्रो इकोनॉमिक में। इसमें डिमांड सप्लाई इन सब के बारे में बात नहीं होगा, इसमें बात होगा एग्रीगेट ओवरऑल पूरा इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ टर्म्स जो तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम आएगा। गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स डिफाइन एज एन ऑब्जेक्ट। क्या है गुड्स? एज एन ऑब्जेक्ट। तो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल गुड्स भी हो सकता है और मैन मेड गुड्स भी हो सकता है। और सर्विस रेंडर दैट कुड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट, जिसका एक प्राइस हो मार्केट में। गुड्स में तुम कुछ भी ले लो, नेचुरल गुड्स, मैन मेड गुड्स और सर्विस। हम लोग सैलून जाते हैं सर्विस देने, दैट इज कॉल्ड सर्विस रेंडरिंग। मैन मेड गुड्स जैसे हम लोग के हाथ में मोबाइल फोन। ठीक है, नेचुरल मान लो कोई फ्रूट्स वगैरह ले लो तुम। ये तीनों का तीनों ही क्या है हम लोग के लिए? गुड्स है। बात समझ आया? तो बस हम लोग ऐसा करते हैं कि जो नेचुरल और मैनमेड गुड्स है ना, इसको हम लोग कहते हैं मटेरियल गुड्स। क्या कहते हैं? मटेरियल गुड्स, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन जो सर्विस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमटेरियल या फिर नॉन मटेरियल गुड्स, जिसका कोई मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं है। बात समझा? तो उसको हम लोग कहते हैं। हाँ, जिसका मार्केट में, और दूसरा कंडीशन क्या है? जिसका प्राइस होना चाहिए एक मार्केट में। बात समझे? तो इन सब चीजों का मार्केट में अपना एक रेट है। अगर आप सैलून जाते हो, सैलून वाला करता है, कहता है कि आपका हेयर ड्रेसिंग का या फिर हेयर स्टाइल चेंज करने का 1,00,000 रुपए लेंगे। नॉनसेंस आप बात करें, क्योंकि एक मार्केट कमांड प्राइस है। बात समझा? तो हम सीधे जावेद हबीब से कटवाने नहीं जा रहे हैं बाल। ठीक है, आ जाओ। दो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो गुड्स इंक्लूड बोथ फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज। दूसरा, इट कमांड अ प्राइस इन द मार्केट। दो फीचर्स होना चाहिए गुड्स के अंदर। जिस चीज के अंदर ये दो फीचर्स है उसको क्या कह सकते हैं? गुड्स। आगे क्या है?
जिस गुड्स का कमांड ऑफ प्राइस, जिस गुड्स का अपना एक प्राइस होता है कहाँ पे, मार्केट में, उस गुड्स को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स। और जिस गुड्स का प्राइस नहीं होता है, जिस सर्विसेज का प्राइस नहीं होता, उसको कहते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो एक एग्जांपल बताइए ना, ठंडा के दिन में सनलाइट कितना अच्छा लगता है ना, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। उसके लिए कुछ पैसा पे करते हैं क्या हम लोग? नहीं। गर्मी के दिन में शाम के टाइम में पेड़ पे, जब पेड़ के नीचे जब बैठते हैं हम लोग, हवा चलता है, ठीक है, कितना अच्छा लगता है, बट उसके लिए कुछ पैसा पे नहीं कर रहे। बात समझ आए तो? अब गुड्स अलग अलग कैटेगरी में इसमें आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो कि अवेलेबल रहता है कंजम्पशन के लिए। किसके द्वारा कंजम्पशन होगा? कंज्यूमर। मतलब मार्केट में गया कंज्यूमर, खरीद के लाया वो सामान और कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम से दो मतलब है, एक तो जो तुम लोग के मन में चल रहा है कंज्यूम का मतलब कि भैया खा जाना, बात में आता तो ब्रेड का, हाँ, ब्रेड का पैकेट लेकर के आए, ठीक है, उसको घर में खा के लाके। दूसरा कंजम्पशन का जो मतलब एक्चुअली में यूज कर लेना। अब आप उसको खाने के फॉर्म में यूज कर रहे हो या आप किस फॉर्म में यूज कर रहे हो, डिपेंड करता है। जैसे जैसे कि आप मान लो एक साबुन खरीद के लाते हो, तो साबुन खाने के पर्पज में थोड़ी यूज हो रहा है, बस फेस वॉश खरीद के ला रहे हो, ये सब भी गुड्स है। तो यहाँ पे मेनली बात किया जा रहा है कंजम्पशन मतलब यूजेस ऑफ प्रोडक्ट बाई कंज्यूमर, यानी कि बाई बायर फॉर देयर ओन यूज एंड नॉट फॉर फर्दर एनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और उससे और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बस है तुम। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर, इससे क्या मतलब है? मान लो हमारे घर में भी मैदा आया, तुम्हारे यहाँ भी मैदा आया, बट तुम्हारे यहाँ मैदा इस पर्पज से आया कि कल तुम लोग कचौड़ी बना के सेल करने वाले हो, तो पर्पज चेंज हो गया ना। तो कंज्यूमर गुड्स में दो कैरेक्टर तो है कि भाई आप जाओ मार्केट से खरीद कर आओ, और वो गुड्स रेडी टू कंज्यूम होना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन योर पर्पज। अगर आपका पर्पज स्विच हो जाएगा तो फिर वो कंज्यूमर गुड्स फिर कंज्यूमर गुड्स नहीं रहेगा। बात समझा? तो फिर वो कंज्यूमर गुड्स क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा। बात समझा? तो या कैपिटल गुड्स बन जाएगा। कंज्यूमर गुड्स आर ऑल्सो नोन एज फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स? जो कि प्रोडक्शन से बाहर आ चुका है, जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुका है, अब उसको फर्दर और कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट अ बायर विल सी स्टॉक्ड ऑन द स्टोर सेल्फ, क्लोथिंग, फूड, ज्वेलरी आर सम एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ये सब क्या है? कुछ एग्जांपल है। तो कंज्यूमर गुड्स का क्या क्या कैरेक्टर है भैया? रेडी टू कंज्यूम होना चाहिए। किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा। उसका कोई फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। इसको दूसरा हम लोग किस नाम से जानते हैं? फाइनल गुड्स के नाम से। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन बॉर्डर लाइन को पार कर चुका रहता और इसको फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं करना है। पसंद है तो अब एक छोटा सा चीज और बताया, तुम लोग के मन में आएगा कि भैया मैदा खरीद के लाए, ठीक है, आप बताएं, लेकिन उसको घर में लाके पूड़ी तो बनाना होगा ना। या मान लीजिए नूडल्स का पैकेट खरीद के लाए, इसको घर में लाके बनाना होगा ना। फिर तो हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। ये फर्दर प्रोसेस जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और की इकोनॉमिक बेनिफिट के ये नहीं। बस है, आजकल कितना सारा छोटा छोटा ढाबा खुला है, जहाँ पे जाओगे तो मैगी खिला रहा है, मैगी एक डिश बना के खिला रहा है तुमको, मसाला मैगी, वेज मैगी, मैगी पनीर मैगी। तो अब वो लोग जो मैगी का कंजम्पशन कर रहा है, वो लोग भी मैगी बना रहा है, आपके भी घर में मैगी बन रहा है, बट उन लोग का इकोनॉमिक पर्पज है, तुम्हारे इकोनॉमिकल पर्पज नहीं है। असल हम्म मैं लेके आया था कचौड़ी बना के बेचने के लिए, हम्म तो वो भी हो जाएगी। हाँ, वो इकोनॉमिक पर्पज में आ गया, तो वो फिर कंज्यूमर गुड्स नहीं रहेगा। मैदा वाला ब्लैक फूड तो फाइनल प्रोडक्ट है, कभी मैं करता नहीं हूँ। तो मतलब हम पूरी पूरी बनाया तो क्या का मैन्युफैक्चरिंग होगा। कहा बना रहे, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पूड़ी बना रहे, तुम बोला एक प्रोसेस कर रहे हैं। ये लोग बेचने के लिए बना रहे हो पूड़ी या खुद के खाने के लिए बना रहे हो? कौन कंजम्पशन? तब तो वही ना बात बोला, तब तो कंज्यूमर गुड्स नहीं रहा। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है यूजफुल फॉर मोर देन 3 ईयर।
जैसे जिस बेंच पे बैठे हो, जिस लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बैग हो गया, अलमारी हो गया, जिसका ड्यूरेबिलिटी 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो। अच्छा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसका लाइफ 3 साल से कम हो। पता है? और प्योर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? कंज्यूम इमिडिएटली एज दे आर प्रोड्यूस। नहीं, यहाँ पे सर्विसेज का बात किया, एक बात प्योर सर्विस। सैलून में गए, ऐसा थोड़ी है कि बाल कभी और काट के रखेगा, हम लोग कभी और जाके वहां पे सेटिंग करवाएं, ऐसा थोड़ी। जिस टाइम में जाएंगे उसी टाइम प्रोड्यूस, उसी टाइम आपको सर्विस एंजॉय करना है। अब बाद में थोड़ी सर्विस एंजॉय करना है। बस समझ रहे हो? कैसे मेडिकल शॉप, उससे दवा खरीद कर तुरंत खाओगे? तुम कल अपना फीलिंग बता रहे हो, कल तुम गए थे टेटनेस का सुई लेने, वो वाला तुम एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो, वो सर्विस लेने गए थे। बस समझ आया तुम? For the purpose of the marketing, consumer goods can be divided into two categories on the buyer behavior. How buyers shop for them and how frequently they are shopped. अच्छा, अब देखो बात क्या है कि कंज्यूमर को बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हम लोग और इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, हाउ बायर्स शॉप फॉर देम, कैसे इस सामान को खरीदते हैं। दूसरा, हाउ फ्रीक्वेंटली दे शॉप। जैसे क्या डिफरेंस है बता रहे हैं। आप जाते हो जब अलमारी खरीदने, ठीक है, तो आपका पर्सपेक्टिव अलग रहता है। और जब जाते हो सब्जी खरीदने, आपका पर्सपेक्टिव अलग रहता है। पर्सपेक्टिव अलग होने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी मैटर। सब्जी हर दूसरे दिन खरीदने जाते हैं, है कि नहीं है? बट अलमारी हर दूसरे दिन खरीदने नहीं जाते, तो उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो अब एक आता है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड, जिसको कहते हैं हम कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स एक फिजिकल एसेट्स है डेट एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बात किसके बारे में कर रहा है? बिजनेस के बारे में। यूज इन द प्रोसेस, किस प्रोसेस में यूज करता है? प्रोडक्शन, फॉर मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर विल यूज लेटर। बात समझा? तो कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो नोन एज द टेंजिबल, as they physical in nature. It involves the building, machine, equipment, vehicles, tools, etc. Goods are not, capital goods are not finished goods, rather they are used to make a finished good. कैपिटल गुड्स फिनिश गुड्स नहीं होता है, वो फिनिश गुड्स बनाने के काम में आता है। करेक्ट? क्या क्या चीज है भैया? टूल्स है, व्हीकल्स है, मशीन है, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ऑफिसेज हो गया। अच्छा, जितना कैपिटल गुड्स है उसका वैल्यू रिड्यूस होता है, और जिस चीज से रिड्यूस होता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अ रिडक्शन इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टीयर कॉल्ड बाय द कंटिन्यूअस यूज ऑफ एनी other reason is known as depreciation. Depreciation represents the annual loss of the tangible assets monetary value during the period of its valuable life. क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि जब भी कोई एसेट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं तो ओवर अ पीरियड कंज्यूम करते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। बस में तुम तो कंज्यूम कैपिटल गुड्स खुद में एक तो पहली बात क्या है? ड्यूरेबल गुड्स है। तो जब हम उसको ओवर द पीरियड यूज कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में चार्ज नहीं करते हैं, धीरे 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 जितना पोर्शन हम उसका यूज करते जाते हैं उसको एज ए डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। करेक्ट? फाइनेंस गुड्स हम लोग पढ़ लिए थे, वो गुड्स जो कि डायरेक्टली अब यूज बाय द कंज्यूमर होगा। फाइनेंस गुड्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कंज्यूमर गुड्स के नाम से। जरूरत नहीं। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स फर्दर, कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आ जाता है? ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज आर intangible as they cannot be a physical touch but provide satisfaction to the buyer. The, they are the variable and indivisible. इसका मतलब क्या है? indivisible
बांटना नहीं चाहिए उसका। जब एक हेयर स्टाइलर तुम्हारा बाल काट रहा है या तुम्हारा बाल को शेप है तो तुम ऐसा थोड़ी बोल सकते हो मेरा आधा हो गया रहने दीजिए अब उसका कीजिए, इसी पैसा में आधा ही इंजॉय हम भी देंगे, तो ऐसा नहीं होता है सर। बात समझ आया? तो ये कोई सामान नहीं कि आप उसको खरीद करके, जैसे बचपन में होता था हम लोग एक संग नमकीन चाट खरीद के दो फ्रेंड खा लेते थे, वो गुड्स है जिसका फिजिकल फॉर्म है, सर्विस का फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब डिविजिबल नहीं है और इनविजिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल हम कब से सलून सर्विस दे ही रहे हैं और ऑटोमोबाइल रिपेयर सर्विस, ऑटोमोबाइल में भी यही है। आधा गाड़ी मेरा साफ कर दिए ठीक है, अब थोड़ा सा आदित्य का साइकिल साफ कर दीजिए, ये क्या बात है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क, बिवरेजेस, इटीसी, वेजिटेबल्स भी है जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है। अच्छा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स को ना पेरिशेबल गुड्स भी बोलते हैं, जो बहुत जल्दी पेरिशेबल मतलब खराब हो जाता है बहुत जल्दी। ड्यूरेबल गुड्स का ना सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, सेल्फ लाइफ समझ रहे हो? लाइफ का ये जो करना बोलो। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जिसको इसका एक्सपायरी तो मान सकता हूँ जब 3-4 तीन चार, लेकिन 3 साल से तो कम है ना, बात समझ रहे हो? और यहाँ पे कृपया करके वाइन के बारे में मत बोला कि भाई वाइन तो बोला जाता है जितना पुराना हो, एक्सेप्शन होता है कुछ कुछ, बात समझ रहे हो? अच्छा, सेल्फ लाइफ मतलब जो तुम बोला कि जो जिसको हम लोग जितना चाहे उतना दिन तक यूज कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, लाइफ स्पेन ज्यादा है, जैसे कार इक्विपमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं? देखो, इंटरमीडिएट गुड्स उसको कहते हैं इज अ गुड्स यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग टू द कंज्यूमर। जैसे समझो उस टाइम में डिस्कशन हो रहा था, मैदा अगर हम खरीद के ला रहे हैं और उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज करें, किसके लिए? अपने कंजम्पशन के लिए, तब तो कंज्यूमर गुड्स हो गया, तो उसका हम पूड़ी बनाए जो करें वो हम मेरे घर में सब खाएगा। लेकिन आदित्य क्या कर रहा है? आदित्य कर रहा है उसका कचौड़ी बना के मार्केट में सेल करेगा, अब उसके लिए मैदा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अब वो फाइनल प्रोडक्ट में या फिर फिनिश गुड्स में यूज आने वाला है। बस उसको भी इसके आटा बनाने को बस। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स लाइक सॉल्ट कैन बी अ फिनिश गुड्स product as it's consumed directly by the consumer and can be used the producer to produce the other food product, हुआ ना? मैदा हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ पे आदित्य मैदा यूज कर रहा है दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, छोला भटूरा बनाने के लिए। These are sold between the industries for resale or production of other goods. These goods are also called semi finished goods। और क्या कहते हैं? सेमी फिनिश गुड्स। बात है, अगर एक तो सिंपल सा, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि कचौड़ी बनाने के लिए मैदा लेके आए, गूंदा जाता है ना आटा को, गूंद करके रखा हुआ है मैदा को गूंद कर, तो क्या अभी सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है। बात समझ? दे आर यूज एज अ इनपुट टू मैन्युफैक्चर द फिनिश प्रोडक्ट। किस काम में आएगा? फिनिश प्रोडक्ट बनाने के काम में आएगा। क्लियर है बात? चार्ट पे स्टार मारे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। ये अभी तक तो क्या गुड्स है नहीं गुड्स क्या बोल रहा हूँ, वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, यानी कि सारा करके जब कभी भी आप नेशनल इनकम निकालोगे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट यूज द वैल्यू एडेड मेथड। क्या मेथड यूज करता है? वैल्यू एडेड मेथड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स टू मेक द सीओ दैट आर नॉट काउंटेड ट्वाइस, वंस दे आर परचेज एंड वंस व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज सोल्ड। आप जिस वक्त करोगे, ठीक है, जीडीपी का सम्स बनाओगे, तो उस वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि आप एक मेथड फॉलो करोगे जिस मेथड का नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड फॉलो करते वक्त बात ध्यान रखना है कि गलती से इंटरमीडिएट गुड्स 2 बार काउंट ना हो जाए। बात समझा? तो दिक्कत, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, एक फार्मर, ठीक है, शुगर कैन प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? शुगर कैन। एक ही पीस लेके चलते एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक पीस बनाया और उसको 10 रुपए में बेचा, सेल कर दिया,
किसको सेल किया? शुगर मैन्युफैक्चरर को, जो शुगर मैन्युफैक्चर करता है। शुगर मैन्युफैक्चरर उसको 10 में खरीदा, उसने 5 रुपया खर्चा लगाया, 20 रुपए में बेचा। बात समझ आया तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है? 5 रुपया है, तो वो साफ साफ देखना। तो वही बस समझाना चाह रहा है कि आप इसमें 5 रुपया कैसे निकालें कि 20 में से सिर्फ 5 माइनस किए क्या? 5 माइनस किए प्लस ये भी 10 माइनस किए। ये क्या था? ये इंटरमीडिएट गुड्स था। तो तुमको ध्यान रखना है कि कहीं ये डबल काउंटिंग ना हो जाए। क्लियर है बात? तो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है तक? देखो, कंसिडर्ड अ फार्मर हु प्रोड्यूस व्हीट। क्या बनाया फार्मर? व्हीट। द फार्मर सेल द व्हीट टू द मिलर। मिलर का मतलब क्या होता है? जो व्हीट से अब चक्की में अब आटा है। कितना रुपए में? 100 रुपए इन वैल्यू। ठीक है, 100 रुपए में। फॉर द गिव द फार्मर रुपीज 100 इन वैल्यू। द मिलर फर्दर ऑपरेट द व्हीट एंड मेक द फ्लोर, यानी कि आटा या मैदा बनाया। और उसके बाद सेकेंडरी इंटरमीडिएट गुड्स, द मिलर सेल द फ्लोर इज 200। कितना है बेचा? 200 में। एंड गेट 100 इन वैल्यू। कितना उसको वैल्यू मिला? 100। ये 100 कैसे मिला? 200 का बेचा है, तो 100 का परचेज भी तो किया था, तो उसका बेनिफिट केवल कितना काउंट होगा? 100। अगर आप गलती से ऐसे काउंट कर लोगे कि पहले फार्मर का 100 और फिर ये मिलर का 200, तो टोटल 300 हो जाएगा ना। तो तुम अगर ढंग से देखो तो व्हीट का दाम 2 बार ऐड हो रहा है। एक बार जो फार्मर के लिए हम लोग रिकॉर्ड किए, एक बार जो मिलर खरीद रहा है उसके लिए हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डबल इफेक्ट। अच्छा, द फार्मर गुड्स सोल्ड डायरेक्टली टू द फाइनल गुड्स विच इज sold directly to the buyer is bread, and the baker sell at all it for 300। और उसका बेकर उसको प्रोड्यूस करके फिर उसको बेच दिया $300 में। ठीक है, 300 रुपया में, यहाँ पे रुपया होगा, डॉलर आ गया। क्रिएटिंग अनदर 100। कितना का वैल्यू क्रिएट किया है? 100 का। क्योंकि भैया 300 को ब्रेड बना के बेचा, जिन्होंने खुद कितना का खरीदा था? 200 का। द फाइनल कॉस्ट एट द ब्रेड इज सोल्ड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द ईच स्टेज। या तो आप सिर्फ फाइनल गुड्स का दाम पकड़ लो 300 रुपया, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। या तो जो जो जितना जितना प्रोड्यूस किया था, फार्मर 100 रुपया कमाया था, मिलर 100 रुपया और बेकर भी 100 रुपया, तो तीनों का कंबाइन करोगे तो भी 300। लेकिन बहुत लोग गलती क्या कर देता है? फार्मर का 100, मिलर का 200 और बेकर का 300, तो ये 600। ठीक है, डबल इफेक्ट पड़ जा रहा है। बात समझ? तो यही यहाँ पे बोला था कि याद रखना कि नॉट काउंटेड ट्वाइस। ठीक है, 2 बार काउंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या होता है स्टॉक और फ्लो? स्टॉक में देखो 2 एग्जांपल आता है, एक तुमको पता है क्लोजिंग स्टॉक, एक ओपनिंग स्टॉक। और फ्लो में भी 2 एग्जांपल आता है, एक होता है परचेज, यानी कि परचेज, और एक सेल्स, यानी कि एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। अब जरा ध्यान से समझना, आपका इनफ्लो और आउटफ्लो जो है ना, वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा क्लोजिंग पे और ओपनिंग पे। किस पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? ज्यादा परचेज किए रहेंगे तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रहेगा, लेकिन परचेज कम किए रहेंगे, सेल ज्यादा किए रहेंगे, तो क्लोजिंग क्या जाएगा? कम आ जाएगा। तो आपका जो फ्लो होता है, ठीक है, ये डायनेमिक कंसेप्ट होता है, चेंज होते रहता है फ्लो। बट स्टॉक जो होता है स्टैटिक कंसेप्ट रहता है, जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखो, stock referred any quantity that is calculated at a particular point of time, whereas the flow is referred to the quantity that can be calculated over a period of time। यही चीज तुमको सबसे ज्यादा याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक कब निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं 31 मई को क्या था, या फिर 31 मार्च को क्या था, या फिर 31 दिसंबर को क्या था, ऐसे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी को क्या था, 1 अप्रैल को क्या था,
बात समझा ना? तो 1 मई को क्या था ऐसे चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो हम लोग का फ्लो है यानी कि परचेज और सेल, इनफ्लो और आउटफ्लो, वो ओवर ए पीरियड पूरा 1 साल का देखते हैं, पूरा 1 साल का देखते हैं हम लोग, एक एक दिन का नहीं देखते हैं। बट द स्टॉक एंड फ्लो आर इंटरकनेक्टेड, जैसा कि हम बोले क्या है, इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ कार इन द वेयर हाउस ऑफ द टाटा एज 31 मार्च 2022 इज ए स्टॉक। जितना कार टाटा के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है 31 मार्च को उसके स्टॉक है। हाउएवर द नंबर ऑफ द कार इन द वेयर हाउस ड्यूरिंग द ईयर, और जितना कार पूरे साल भर में आया और गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो। तो दिक्कत। अब आता है हम लोग का टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या आता है, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा बात है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर, कितना आप पूरा खर्च किए थे पर टोटल एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट दैट मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर अ कैपिटल गुड्स, आप एक कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पेपर प्लेट कप प्लेट के लिए एक मशीन खरीदे थे, कितना का वो मशीन आ जाता है, 90,000 रुपए। तो दिक्कत, उसका लाइफ कितना है, उसका लाइफ है 9 ईयर। मतलब हर साल 10-10 हजार रुपए से क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। हम लोग क्लास 11 में पढ़े डिप्रिशिएशन। तो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट is the gross value of such expenditure and it does not take the factor of depreciation। तो हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 90,000 अगर दाम बता रहे हैं कि मेरा मशीन 90,000 का है, हम खरीदे थे 3 साल पहले। आज कोई हमसे पूछा कि मंजिल भाई मशीन कितना का आप खरीदा, बोले 3,000 रुपए का, सॉरी 3,000 बोले, मतलब 90,000, 90,000 रुपए का। अगर हम ये बोले कि हम 90,000 का खरीदे थे, तो हम उसको क्या बता रहे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अपना बता रहे हैं। बट अगर हम उसको बोले कि हम 60,000 आज के डेट में इसका वैल्यू पड़ेगा, यानी कि हम उसका नेट इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। 3 साल यूज किए हैं, 9 साल इसका लाइफ था, हर साल 10-10 हजार रुपए करके 3 साल क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हो, तो माइनस करेगा। तो देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएट। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। आज के डेट में क्या हो रहा है, जितना भी ई व्हीकल्स आ रहा है, ईवी आ रहा है ना, ईवी, तो गवर्नमेंट उन लोग से टैक्स ले रहा है, मान लो 100 रुपया, बाद में उन लोग को ना 30 रुपए एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है रिटर्न कर दे रहा है। ये रिटर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन्वायरमेंट के बेनिफिट के लिए बना रहा है, तो गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडी। तो उन लोग का एक्चुअल में टैक्स कितना आ रहा है जरा समझो। तो ये जो 70 रुपए, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपने जो टैक्स पे किया था उसमें कुछ क्या हो गया, रिफंड किया। मार्केट प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है, यानी कितना पैसा लगा है आमतौर पर, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद गवर्नमेंट वहां पर तो शांत बैठेगा नहीं, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या इम्पोज करेगा, टैक्स। और हो सकता है उसमें कुछ क्या प्रोवाइड करे, सब्सिडी। जैसे हम लोग को ई व्हीकल टोटो का केस बताए, तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करे, सब्सिडी। तो हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ जाता है, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ईटीसी। आज के डेट में एक इनडायरेक्ट टैक्स याद रखो, वो है जीएसटी। हालांकि कस्टम ड्यूटी अभी तक है,
एक्साइज ड्यूटी हट चुका है, और सेल्स टैक्स का ये दूसरा नाम क्या हो गया है? जीएसटी। ठीक है। सब्सिडी किसको कहते हैं? दीज आर द कैश ग्रांट, याद है ग्रांट पढ़ाए थे? गवर्नमेंट आपको कुछ फंड प्रोवाइड कर रहा है बाय द गवर्नमेंट टू एंटरप्राइज टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन कम्युनिटी, कि वाह वाह बहुत अच्छा, तुम इसका और मैन्युफैक्चर और इसका प्रोडक्शन करो, जैसे हम ई व्हीकल्स के एग्जांपल दिए, बात समझ आता हूँ। टू प्रमोट द एक्सपोर्ट और टू सेल द गुड, और किस वजह से? या तो प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट, कि अगर हम इन लोगों को क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे, तो ये लोग का जो कॉस्टिंग रहेगा वो कम आएगा, और ये लोग विदेश में ये प्रोडक्ट बेच सकता है, तो हम क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट ग्रो करेगा। अच्छा, स्टॉक वेरिएबल तुम लोग पढ़ लिए हो। 1 अगस्त 2020 को क्या है, मेरे पास 20,000 का बैंक अकाउंट में पैसा है, या फिर 10 अगस्त को मेरे पास 25,000 है। ये एक पर्टिकुलर डेट का बात करता है स्टॉक। फ्लो पीरियड ऑफ टाइम का बात करता है, वो पर वीक भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है। एक महीना में कितना परचेज सेल हुआ, एक महीना में कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। वही पे स्टॉक क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या, अमाउंट कैश ऑन हैंड, कितना आपका कैश है। हाउसिंग यूनिट इन एग्जिस्टेंस टुडे, आज के डेट में कितना है। बात समझा? तो अच्छा, फ्लो का एग्जांपल इनकम, कंजम्पशन, इनफ्लो आउटफ्लो हो गया। इन्वेस्टमेंट ये भी एक आउटफ्लो है। सेविंग आउटफ्लो है। एम्प्लॉयमेंट ठीक है, इनफ्लो है। अच्छा, अभी जस्ट बता दिए ऊपर कि फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं। फिर से आ रहा है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला मेन प्राइमरी खर्चा, तो चार होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। जो मेरे को लैंड दिया उसको मेरे को रेंट देते हैं, जो मेरे को लेबर दिया उसको वेजेस देते हैं, जो मेरे को कैपिटल दिया उसको इंटरेस्ट देते हैं, जो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन दिया उसको क्या देते हैं, प्रॉफिट। अब एक बात ध्यान से समझना थोड़ा, तो जो हम तुमको बोले, प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दो, अभी ना तुम खुद को ना फैक्टर प्रोवाइडर समझो। क्या समझो? तुम खुद बिजनेसमैन नहीं हो, तुम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, या तो तुम लैंड दे रहे हो, या तो तुम लेबर दे रहे हो, तो तुम कैपिटल दे रहे हो, तुम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, बस। तुम खुद प्रोड्यूसर नहीं हो, ऐसा समझो। तो ये जो भी चीज है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फैक्टर इनकम। तुमको क्या मिल रहा है, फैक्टर इनकम। तो अगर लैंड दियोगे तो रेंट, लेबर दियोगे तो वेजेस, कैपिटल दियो तो इंटरेस्ट, और यहाँ पे प्रॉफिट। अच्छा, इन तीनों को, इन चारों को और एक नाम से हम बुला सकते हैं। फैक्ट्री इनकम तो बोल ही सकते हैं। ये सब क्या है, आपके मेहनत का परिणाम, यानी कि रिवॉर्ड। क्या है? तो फैक्टर रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात सोचो, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग को बड़ा होकर के, या फिर हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, हमको प्रोवाइडर बनना है कि प्रोड्यूसर बनना है? हमको प्रोड्यूसर बनना है। तो जब हम प्रोड्यूसर बनेंगे, तो अगर हम लैंड लिए हैं तो हम रेंट देंगे, हम खर्च करेंगे। बात समझ आया? तो मेरे नजर में ये सब क्या है, मेरे नजर में सब खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। क्या बोलेंगे? और फैक्टर पेमेंट को ही क्या बोला जाता है, फैक्टर कॉस्ट। Factor cost, also called the national income, by the type of income is called total cost of all the factor of production. लैंड, लेबर, कैपिटल में जितना भी पैसा दिए सारे खर्च को जोड़ देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट।
बेसिक प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है? देखो, बेसिक प्राइस निकालने के लिए ना आप कितना पैसा खर्च किए थे, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर कॉस्ट प्लस आपका डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप पेमेंट नहीं करते हो, बात समझे? तो डेप्रिसिएशन जिस चीज पे लग रहा है उसके लिए बहुत पहले एक बार पैसा खर्च कर चुके हो। ये जिस बेंच पे तुम लोग बैठे हो आज से 3-4 साल पहले इसमें 15,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। अब हर साल इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो और फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो हम लोग कैश में पे करते हैं, रेंट हुआ रेंट का टाइम, वेजेस हुआ वेजेस को पेमेंट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। तो पहले बात तो क्या बोलना चाह रहा, फैक्टर पेमेंट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस अगर गवर्नमेंट पे सब्सिडी दे रहा है। और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस का मतलब होता है बेसिक प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है बात? अब दूसरा टॉपिक है हम लोग का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आगे देखो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? Circular flow of income in two-sector model illustrated follow the goods and services and income. एक होता है फर्म, एक होता है फर्म, एक होता है आउटसोर्स। हाउस होल्ड फर्म को पहले देता है, क्या चीज प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है क्या भैया? या तो लैंड, या तो लेबर, या तो कैपिटल, या तो ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बदले ये क्या प्रोवाइड करता है फर्म? फर्म क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड यानी कि हम लोग मैन्युफैक्चरर को या तो लैंड देते हैं, या तो लेबर देती है, या तो कैपिटल, या तो ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बदले फर्म को क्या देता है? गुड्स और सर्विसेज। कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा इसमें एक कंसेप्ट है, समझो। सबसे पहले समझो ए में ऐसा समझ के चलो कि हाउस होल्ड किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। स्टेप होता है कि हाउस होल्ड पहले फर्म को देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, सर्विसेज, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले फर्म क्या देगा हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज देगा, लेकिन उसके पहले वो फैक्टर पेमेंट देगा। क्या देगा? ठीक है। और जब वो फैक्टर पेमेंट दे देगा, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया गया, तो उसके बदले फैक्टर पेमेंट कर दिया। यानी कि जो इंसान मजदूरी कर रहा था उसको वेजेस, जो इंसान अपना जमीन दे के रखा था उसको रेंट, जो कैपिटल दे के रखा था उसके बाद जाकर के, ठीक है। वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फैक्टर ऑफ सर्विसेज के नाम से ही बताया। उसके बाद जब हाउस होल्ड के पास अब हाथ में क्या आ गया? पैसा आ गया। अब उस पैसा को क्या करेगा? स्पेंड करेगा, यानी खर्च करेगा। किन चीजों के ऊपर? फर्म से गुड्स एंड सर्विस खरीदने के ऊपर। तो फिर वो पैसा घूम के कहाँ चल जाएगा? फर्म
और इन लोगों के पास गुड्स एंड सर्विस, और यही सर्कल चलते रहता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है? तो क्या क्या फेज है? पहला फेज है फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर आता है, इसको कहते हैं प्रोडक्शन फेज। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फेज में कौन किसका मदद कर रहा है? हाउस होल्ड मदद कर रहा है फर्म का, फर्म का। इनकम फेज में क्या हो रहा है? इनकम फेज में, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, फर्म हेल्प कर रहा है किसका? पेमेंट कर रहा है, क्योंकि जो मेहनत किया उसके अगेंस्ट में। ठीक है। फेज द फैक्ट्री इनकम इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, इसको याद रखना, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, फैक्टर इनकम। ठीक है। और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बात? तो ट्रांसफर किया जाता है। फिर आता है एक्सपेंडिचर फेज। क्या आता है? एक्सपेंडिचर फेज या डिपोजिशन फेज, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो डिस्पोजेबल फेज। इस फेज में क्या होता है, जो आपको इनकम रिसीव हुआ था, आप स्पेंड करते हैं, यानी कि खर्च करते हो। गुड्स एंड सर्विसेज कहां से? प्रोड्यूसर से ही, मतलब फर्म से ही वापस आप सामान खरीद लेते हो, और इसके बदले उन लोगों को पेमेंट आप करते हैं। तो ये 3 फेज में बटा हुआ है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से सुनना। हम लोग ये पढ़े, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर प्रोडक्शन कर देगा क्या? ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लैंड एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेबर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल, कोई दिक्कत? कैपिटल से खरीद सकते हैं, बट तो कैपिटल क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, मशीन खरीद सकते हो। यानी कि ये सब क्या है, एक प्रकार का ना दिखने वाला सर्विसेज है। क्या है? तो बुक में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर ऑफ सर्विसेज भी बोल के डिनोट किया गया है। करेक्ट। फैक्टर ऑफ सर्विसेज जब आप देते हो, तो उसके बदले में अगेंस्ट में आपको फर्म क्या देता है? आपको देता है फैक्टर पेमेंट। क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। क्योंकि भाई आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर ऑफ सर्विसेज दियो, तो उसके लिए क्या मिल जाएगा आपको? फैक्टर पेमेंट। तो बताइए, ये जो हम पैसा कमाए हैं, मेहनत से कमाए कि बैठा बैठा आया? हम मान लो वर्कर हैं, हम मान लो लैंड दिए थे, हम मान लो कैपिटल दिए थे, तो मेहनत कुछ तो अपने लगाए तब ना कमाए, फोकट का तो कुछ नहीं मिला। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? मतलब कैपिटल का इंटरेस्ट फैक्टर इनकम। कैपिटल का इंटरेस्ट फैक्टर इनकम है, लेबर का वेजेस फैक्टर इनकम है, लैंड का रेंट फैक्टर इनकम है। लेकिन अब एक बात बताओ, मेरे प्रॉफिट कैसे? हाँ, सभी तो फैक्टर ऑफ पेमेंट में सभी तो आ गया। अब एक बात बताओ, एक स्टूडेंट है जिसको गवर्नमेंट क्या दे रहा है? स्कॉलरशिप दे रहा है। ठीक है, पढ़ने के लिए। अब बताओ, बच्चा क्या किया? तो प्रोडक्टिविटी किया है, कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ये जो इनकम कमा रहा है, इस इनकम को कहते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या कहते हैं? ट्रांसफर। ये जो ट्रांसफर इनकम होता है, एकदम अच्छे से याद रखना, जब भी हम लोग नेशनल इनकम बनाएंगे, कभी भी ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं किया जाता है। ट्रांसफर इनकम काउंट केवल और केवल किस इनकम को भाव दिया जाता है? फैक्टर इनकम। बात समझा? तो इनकम आर टू काइंड, पहला फैक्टर इनकम, दूसरा ट्रांसफर इनकम। इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर इनकम इज इरेलीवेंट और फैक्टर इनकम इज रेलेवेंट। अब यही कंसेप्ट आ गया है।
देखो, पहले इसको पेज को पढ़ लेते हैं, फिर उस पर जाएंगे। द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर इनकम। या तो आप फैक्टर सर्विसेज देके या तो आप फैक्टर प्रोडक्शन करके जो पैसा कमा रहे उसको क्या बोला जाएगा? फैक्टर इनकम। हियर द प्राइमरी इनपुट सच ए लैंड लेबर capital entrepreneur required for the production. For example, wages, rent, profit, interest. While determining the national income of an economy, factor income received by a normal resident. अब कौन सा वर्ड तुमको समझना है कि भाई नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? बाहर वाले को अगर हम लोग ये सब कमाई करवा रहे हैं तो शायद काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सब कमाई हम अपने देश के रेसिडेंट को करवा रहे हैं तब करेंगे। हाँ, अब रेसिडेंट का ही मीनिंग आएगा 2 मिनट में। इज ऑल्सो इंक्लूड। अब देखो क्या होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय यानी कि सरल भाषा में वेजेस, लैंड के लिए रेंट, ठीक है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट। ठीक है, देखो आ गया वर्ड ट्रांसफर इनकम। एक इंडिविजुअल विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिविटी सर्विस, बिना कुछ किए, इन रिटर्न इज नोन एज द ट्रांसफर इनकम। एक ऐसा कमाई आपको मिल रहा है जिसके लिए आप कोई मेहनत नहीं किए। स्कॉलरशिप, ठीक है, डोनेशन, ग्रांट, सबसे अच्छा सब्सिडी को माइनस कर रहे थे ना, एक हाँ, तो सब क्या एक तरह का सारा जो भी जितनी इनकम के लिए आपका मेहनत नहीं लग रहा है वो सारा इनकम क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर जब पढ़ रहे थे तो हम लोग की जगह पढ़े इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सोचो सब्सिडी तो हमको रिसीव हो रहा है ना, तो उसको ऐड कर लो इनकम है, बट उसको भी हम लोग रेस्ट कर रहे थे कि इस पर्सपेक्टिव से सोचो तो, क्योंकि बैठे बिठाए मिल रहा है। बात समझ में, तो दिक्कत इससे। The transfer income is a unilateral concept and is not included in national income. यूनिलेटरल मतलब बस वन साइड। फैक्ट्री इनकम क्या होता है? हमने मेहनत किया उसके बदले हमको कुछ मिला, लैंड दिया तब रेंट मिला। लेकिन ट्रांसफर इनकम में क्या होता है? ट्रांसफर इनकम में आपको बैठे बैठे आपको कमाई हो रहा है, उसके बदले आप कुछ नहीं दे रहे। स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट को उसके बदले क्या मिल रहा है? एग्जाम्पल, unemployment compensation, pay the monetary benefits through check or cash, developed or developing countries, बैंक और अनडेवलप्ड अनएम्प्लॉयड वर्कर। ठीक है, कुछ अनएम्प्लॉयड वर्कर लोग को बैठे बैठाए मान लो कुछ पैसा मिल जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम, सॉरी हाँ ट्रांसफर इनकम। अब एक चीज और जरा समझना, ये फर्म है, हम हाउस होल्ड है। सोचो अगर पैसा नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? लैंड लेबर कैपिटल देते हैं और उसके बदले सीधे हम लोग को क्या मिल जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं? पैसा तो एक बहाना है जो बीच में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज सोचो, गवर्नमेंट भी तो हम लोग को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। राशन दुकान में नहीं मिलता है गुड, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसके लिए हम लोग कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट ये काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए हम लोग कुछ प्रोवाइड गवर्नमेंट को नहीं कर रहे। बात समझ तो कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। अब जरा ध्यान दूंगा, रियल फ्लो में क्या था? आपने मेहनत किया, आपको गुड्स और सर्विसेज मिलेगा, रियल फ्लो। तो दिक्कत, इसको क्या कहेंगे? रियल फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है? आपको फैक्टर पेमेंट मिलेगा, फिर वो पैसा आप खर्च करोगे सामान खरीदने में, इसमें पैसा इन्वॉल्व। करेक्ट बात। रियल फ्लो में पैसा इन्वॉल्व नहीं।
अच्छा, एक वर्ड और हाईलाइट करके रखे थे जिसका मीनिंग हम लोग को समझना बाकी है। क्या है वो वर्ड? रेसिडेंट नॉर्मल पहले रेसिडेंट पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। Normal resident is said to be one who ordinarily resides in a country concerned whose center of economic interest lies in the country. तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना सोना, कौन सा सरकार बनेगा कौन सा सरकार नहीं बनेगा, कौन सा बिजनेस जा रहा है, अडानी के संग क्या हुआ अंबानी के संग क्या, ये सब किस कंट्री का? इंडिया का। और तुमको इसी से मतलब है। अमेरिका में मार्क जुकरबर्ग के संग क्या हो रहा है उससे उत्तर तुमको देना देना। तो यानी कि तुम्हारा इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, जिस कंट्री में लाई कर रहा है वहां के तुम क्या हो, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ। ए पर्सन who said to be economic interest in a country he conduct his economic transaction, जो अपने यहाँ पे क्या करे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, गुड्स का परचेज सेल, घर का राशन खरीदने का पाकिस्तान या बांग्लादेश या अमेरिका जाते हो, यही से ट्रांजेक्शन सारा कर रहे हैं। नॉर्मल रेसिडेंट में कौन नहीं आता है? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट अ कंट्री फॉर अ वेकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट स्टडी, सब ये लोग नहीं आते हैं। उसके बाद फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी ऑफिशियल, एम्बेसी समझ रहे हो, इंडिया में एक अमेरिकन एम्बेसी होगा, उसमें अमेरिकन कुछ काम कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, यहाँ के लोग वो माने। डिप्लोमेट्स एंड द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री, अगर कोई है तो, लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इवन, ठीक है, यूएनओ तुमको पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसका डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ, ये सब एम्प्लॉय ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय यहाँ पे आया बस में तो ये लोग काउंट नहीं होगा। और एक पॉइंट याद रखना नॉर्मल रेसिडेंट के रूप में, पर्सन हु रिसाइड 180 डेज, या फिर इसको परफेक्ट कर लो 182 डेज इन इंडिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति भारत में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरल भाषा। ये टैक्स का नियम है, इकोनॉमिक्स में नहीं बताया गया, ये टैक्स में बताया गया, टैक्सेशन। कोई दिक्कत है आपका? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं? व्हेन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इज डिफाइंड एज अ term of economic, it means the economic territory that refer to the geographical territory which is administered by the government, which the person within the which persons goods and capital are circulated freely. हमको मैप आता नहीं है, वैसे ही बना रहे हैं। मान लो कि हम लोग का इंडिया है, सपोज करो हम लोग का इंडिया है। अब मैटर ये है कि तुम लोग को ये तो पता है कि ये जो एरिया हम अंडरलाइन कर, ये सब कहाँ पे आता है? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या है? इसके अलावा भी कुछ एरिया है, जैसे कि ये जो हम लोग का वाटर एरिया है ना, सी लेवल, क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनना, कि पानी में 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, उसके आगे 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब 12 नॉटिकल माइल यहां हो गया, मतलब बचा 188 नॉटिकल माइल को हम लोग SEZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये बात सिर्फ पानी के लिए नहीं है, सेम बात हवा के लिए भी है, बस ना, तो 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल, तो ये पूरा एरिया जो वॉल्यूम जो कवरेज हो रहा है, इसको पूरा को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। इस पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा तो ट्रांजेक्शन देखना है कि मेहनत वाला ट्रांजेक्शन है कि बिना मेहनत वाला, यानी कि
ट्रांसफर इनकम है कि फैक्टर इनकम है? अगर फैक्टर इनकम होगा तो अकाउंट कर लेंगे, ट्रांसफर इनकम होगा तो छोड़ देंगे। और फैक्टर इनकम होगा तो अकाउंट करते हुए क्या ध्यान रखेंगे, कहीं उसका डबल इफेक्ट ना आ जाए। बात समझ आया? तो अच्छा, देखो यहाँ पे भी यही समझाया है। पहला चीज, टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक, समुद्री एरिया वाला बात। इसके अलावा शिप एंड एयरक्राफ्ट that are operated by the resident of country spread across the, इंडिया का शिप है या इंडिया का एयरक्राफ्ट है, किसी और देश में भी जाके खड़ा है, बट काउंट तो इंडिया में ही होगा ना। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे फॉरेन कंट्रीज का, जैसे फॉरेन कंट्री का एम्बेसियां है, हमारे इंडियन एम्बेसीज भी तो बाहर होगा, वो सब भी कहा पे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। वेल नोन established of such an embassies, consuls and the military countries are located abroad। क्लियर है बात? मतलब इंडिया इंडिया के बाहर भी है, इंडिया इंडिया के मैप के बाहर भी है, इंडिया इंडिया के मैप के ऊपर भी है। अब कुछ तो इंडिया ऐसा है जो दिन भर घूमते रहता है शिप। चलो, अच्छा ये पॉइंट छूट गया था, खाली बस बता दें, जब आप बूढ़े हो जाते हो आपको पेंशन मिलता है, उसको काम करते हो कि बैठे बैठे पैसा मिलता है? तो भी तो इनकम है, बट दैट इज अ ट्रांसफर इनकम, बट दिक्कत है। अच्छा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, यहां से हम लोग नेशनल इनकम, अभी पूरा मैक्रो इकोनॉमिक और कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट किए हैं, ठीक है। शाम को क्या पूरा किया?